की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूएई में हैं। अबू धाबी में पीएम मोदी को रिसीव करने क्राउन प्रिंस शेख खालिद अल बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे और बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी की भारत के एक और मित्र देश के दौरे की शुरुआत हुई। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है, खासकर तब जब भारत में यूसीसी को लेकर बहस तेज है, जब मोदी को एंटी मुस्लिम बताने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जब यूसीसी को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताने की कोशिश हो रही है। तब एक मुस्लिम राष्ट्र में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, बुर्ज खलीफा पर चढ़ा तिरंगा और मोदी की तस्वीर वास्तव में कई संकेतों के साथ दिखाई देती है। और तब ये संकेत और गहरे अर्थों में उतरते हैं जब एक दिन पहले पीएम मोदी को कट्टरपंथी दंगे झेलने वाले फ्रांस में देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़े होने की बात दोहराई। तो क्या मुद्दा मॉडरेट मुस्लिम बनाम कट्टरपंथी जमातों का है और क्या पीएम मोदी वास्तव में ये संदेश दे रहे हैं कि कट्टरपंथ के बजाय सबका साथ और विश्वास की लकीर से ही समृद्धि की बेहतर तस्वीर बन सकती है? और क्या पीएम मोदी का यूएई दौरा वास्तव में यूसीसी पर तेज हुई बहस के बीच एक बड़े संदेश को लिए हुए है? बीते करीब एक दशक के मोदी एरा में भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक संबंधों की डोर भी बेहद मजबूत हुई है और ये संबंध पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच की केमिस्ट्री में खास तौर से दिखती है। ये बात भी दीगर है कि इस्लामिक देश यूएई की राजधानी अबू धाबी में भव्य स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले आधिकारिक दौरे पर यूएई गए थे, उस समय ही इस मंदिर के लिए जमीन देने का ऐलान किया गया था। पीएम मोदी के यूएई दौरे की हर एक तस्वीर भारत और यूएई के मजबूत होते संबंधों का ऐलान करती है। दोनों देश खास तौर से पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के 5 सूत्र पर अपने संबंधों को कस रहे हैं, जिसमें कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत गठबंधन है, दोनों राष्ट्रों के परस्पर हित हैं, आपसी सुरक्षा सहयोग है, व्यापारिक साझेदारी है और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी इसमें शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर देश में कट्टरपंथी जमातों और वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों ने जो वितंडा रचा है, इसके बीच कोशिश इस बात को समझाने की है कि वास्तव में देश में मुसलमानों का भला मोदी ही कर सकते हैं और ये मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्र में झलकता है, जिसकी कायल आज पूरी दुनिया है। यूसीसी पर मचे सियासी और कट्टरपंथी घमासान के बीच पिछले दिनों भारत आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का ये बयान बेहद अहम है। بحاجة إلى خطوات عملية. الخطوات العملية هي التي تفيد وتنفع الناس. نتحدث هنا في جمهورية الهند مع عدد من المكونات، واستمعنا إلى أيضا المكون الإسلامي، وقلت قبل قليل بأنه فخور بأنه ينتمي إلى بلده كمواطن هندي، ويفتخر أيضا بدستوره ويحمي هذا الدستور। और ऐसी गवाहियां मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने वाली पार्टियों के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरती हैं और बात नफरत के बाजार और मोहब्बत की दुकान तक आ जाती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। दरअसल मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स की कोशिश देश के मुसलमानों को कट्टरपंथी खेमेबंदी से आगे मुख्य धारा में ले जाने की है, उस ब्रैकेट को खोलने की है जिसमें आज तक मुसलमान एक वोट बैंक से ज्यादा की हैसियत हासिल नहीं कर पाए, खासकर बीते 75 वर्षों में।
उस 80% मुस्लिम आबादी की है जो कभी मुख्यधारा से पीछे छूट गए और कट्टरपंथी जमातों के कथित मसीहा इन्हें सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। देखिए, वो नाराजगी उनकी है जिनकी दुकान बंद हो रही है, और ये कितनी गलत बात है कि अभी ड्राफ्ट आया नहीं है और वो नाराजगी पहले जाहिर कर रहे हैं। ये नाराजगी उनकी नहीं है, ये उनकी तड़प है। ये समझते हैं कि इस यूसीसी के जरिए, जैसे उन्होंने सीए के जरिए लोगों को भड़काया था, देश में जो है अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, यहाँ भी करेंगे, इससे सरकार कमजोर हो जाएगी, फिर वो सरकार में आ जाएंगे, फिर लूटेंगे, ये नामुमकिन है। देश का मुसलमान समझदार है। बीते करीब एक दशक में वोट बैंक की ठेकेदारी करने वालों की खींची अविश्वास की इसी खाई को मोदी ने अपनी योजनाओं से पाटने की कोशिश की है और मुसलमानों के मन का ये बदलाव अब उनकी जुबान पर चढ़ता दिख भी रहा है। देखिए, जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया और पहली बार मुसलमानों को ऐसा लगता है कि एक ऐसा नेता है मोदी जी के रूप में जो मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह नहीं, उनको तरक्की से जोड़ने के लिए काम कर रहा है और निश्चित तौर पे मोदी जी पर मुसलमानों को पूरा यकीन है। तो क्या धीरे धीरे ऐसे ही मोदी को लेकर मुसलमानों का बदलता मन वोट बैंक की राजनीति करने वालों को बेचैन कर रहा है? और क्या यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भ्रम और भ्रांति फैलाकर लुटते वोट बैंक को बचाने की कोशिश सियासी और कट्टरपंथी जमातों की है? खास बात यह है कि मोदी सरकार को विपक्षी और कट्टरपंथी जितना एंटी मुस्लिम बताने में अपनी जितनी एनर्जी खर्च करते हैं, उसी मोदी सरकार के करीब एक दशक के कार्यकाल में भारत के अरब देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। उन्हीं में से एक है यूएई, जिसके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत पुराने हैं और भविष्य में ये संबंध और भी प्रगाढ़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। सच ये है कि खाड़ी के 9 देशों में करीब 90 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा भारतीयों की आबादी यूएई और सऊदी अरब में है। यूएई में 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इसी तरह सऊदी अरब में 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। इसके बाद बाकी खाड़ी देशों का नंबर आता है। दोस्ताना जेस्चर का संवाद गहरा और दूरगामी असर वाला होता है। पीएम मोदी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने फ्रेंडशिप बैंड बांधकर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती दी। जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। मुद्दा दरअसल मिलकर आगे बढ़ने और काम करने का है, न कि कट्टरपंथी खांचे में खुद को बांधकर रुक जाने का। मोदी का मंत्र यही है और ये मंत्र बीते कई सालों में वैश्विक स्तर पर बखूबी सिद्ध हुआ भी है। वरना जिन जिन देशों में कट्टरपंथ ने अपनी जड़ें जमाई हैं, उनका हाल दुनिया देख ही रही है। इस्लामिक देश पाकिस्तान इसका सबसे नजदीकी उदाहरण है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप पार्टनर हैं। अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र है। अगर 2020-21 की बात करें तो भारत यूएई के बीच 5,66,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2,24,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जहां भारत ने कुल 48,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट निर्यात किए थे। इसके बाद ओमान, इराक और कुवैत का नंबर आता है। तो सवाल वही है, सबका साथ सबका विकास। भारत और यूएई के संबंध सिर्फ धार्मिक समरसता के प्रतीक नहीं है, बल्कि समावेशी विकास के प्रतीक भी है। और मोदी एरा में विरोधियों के तमाम एंटी मुस्लिम आरोपों और गढ़े गए नैरेटिव्स के बीच पीएम मोदी ने इस्लाम की जमीन यानी अरब देशों से मित्रता को और मजबूत किया है। यूएई और भारत के बीच व्यापार आज 85 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। जल्द ही इसे 100 अरब डॉलर पार कर जाने की संभावना है।
बीते करीब एक दशक में भारत यूएई के बीच व्यापार में 20% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है इसका फायदा दोनों देशों को और उसके नागरिकों को हुआ है। तो वक्त वोट बैंक के ब्रैकेट से निकलकर बुलंदियों को छूने का है। ब्रांड मोदी की पॉलिटिकल लाइन राष्ट्रवाद और सह अस्तित्ववाद के सूत्र पर खींची है, जहां धर्मों का टकराव नहीं बल्कि धर्म के साथ विकासवाद का गहरा पक्ष है। और ये सूत्र अब सध रहा है। मुसलमानों में भरोसा बन रहा है कि यूसीसी हो या कुछ और, बात दरअसल उन्हें पीछे धकेलने की नहीं है बल्कि उन्हें साथ लेकर दुनिया के साथ रफ्तार पकड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।